आज की इस विस्तृत चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बेहद शानदार और विशाल विषय पर बात करने वाले हैं और वो है हिमालय का नदी तंत्र। देखिए, हिमालय का मतलब सिर्फ बर्फ से ढके ऊंचे पहाड़ नहीं है, बल्कि ये असल में हमारे पूरे उपमहाद्वीप की जीवन रेखा है। आज हम खासतौर पर उत्तर और पूर्वोत्तर भारत को सींचने वाली दो सबसे शक्तिशाली नदियों की यात्रा पर निकलेंगे, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। इन नदियों का दायरा सच में इतना बड़ा है कि आप हैरान रह जाएंगे। तो चलिए भूगोल की इस दिलचस्प पहेली को सुलझाते हैं। ठीक है, तो इस विषय में गहराई से उतरने से पहले भूगोल के दो बेसिक शब्दों को समझना बहुत जरूरी है। ये पूरी चर्चा का बेस बनेंगे। पहला है उद्गम स्थल, यानी सिंपल शब्दों में कहें तो वो जगह जहां से किसी नदी का जन्म होता है या वो शुरू होती है। और दूसरा है मुहाना। ये वो आखिरी पॉइंट है जहां एक नदी अपनी लंबी यात्रा पूरी करने के बाद किसी विशाल समुद्र या महासागर में जाकर मिल जाती है। बस इन दो शब्दों को ध्यान में रखिएगा, आगे बहुत काम आएंगे। आज हम जिन मुख्य बिंदुओं को कवर करने वाले हैं वे हैं हिमालयी नदियां, सिंधु नदी तंत्र, 1960 का सिंधु जल समझौता, ब्रह्मपुत्र का विस्तार, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां और आखिर में हम बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े नदी द्वीप के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले भाग से, भारत की हिमालयी नदियां, एक राजसी शुरुआत। तो देखिए, भारत की नदियों को हम मुख्य रूप से हिमालयी और प्रायद्वीपीय नदियों में बांटते हैं। हिमालयी नदियों के अंदर तीन बड़े तंत्र आते हैं, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और गंगा। अब यहाँ एक बहुत ही कमाल का फैक्ट है। क्या आप जानते हैं कि तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील एक ऐसा इलाका है जहां से तीन सबसे बड़ी नदियां जन्म लेती हैं, सिंधु, सतलुज और ब्रह्मपुत्र। ये तीनों नदियां भारत में तो बहती हैं, लेकिन इनका जन्म स्थान भारत की सीमाओं के बिल्कुल बाहर तिब्बत के इस एक ही इलाके में है ना? एकदम हैरान करने वाली बात। अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे भाग की तरफ, सिंधु नदी तंत्र, पश्चिम की ओर यात्रा। अब हमारा पूरा फोकस पश्चिम की ओर बहने वाले विशाल सिंधु नदी तंत्र पर रहेगा। इस नदी का सफर सच में इंटरनेशनल है, क्योंकि ये तीन देशों को जोड़ती है। शुरुआत होती है तिब्बत की मानसरोवर झील से, फिर ये भारत के लद्दाख में एंट्री लेती है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात नोट करने वाली है कि भारत का मशहूर शहर लेह बिल्कुल सिंधु नदी के दाईं तट पर बसा हुआ है। इसके बाद भारत से गुजरते हुए ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है और आखिर में अरब सागर में अपना मुहाना बनाती है। अब कोई भी नदी तंत्र अपनी सहायक नदियों के बिना तो पूरा हो ही नहीं सकता। उत्तर से दक्षिण की ओर अगर हम चलें तो इनका क्रम कुछ इस तरह है: झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज। इनमें चिनाब नदी का रोल सबसे खास है। चिनाब सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। आप इसे एक बड़ी बहन की तरह समझ सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक बड़ी बहन अपनी छोटी बहनों की उंगली पकड़कर उन्हें साथ ले जाती है, चिनाब भी बाकी सभी नदियों को अपने साथ मिलाकर आखिर में सिंधु नदी तक ले जाती है। इन सहायक नदियों के उद्गम स्थलों को याद रखने के कुछ बहुत ही मजेदार तरीके हैं। अब झेलम नदी को ही ले लीजिए। ये जम्मू कश्मीर की वेरीनाग झील से निकलती है। इसे याद कैसे रखें? सोचिए, एक झील है जिसमें बहुत सारे नाग हैं और बेचारी नदी को उन्हें बर्दाश्त करना या झेलना पड़ रहा है। तो झेलना से हो गया झेलम और नाग से बन गया वेरीनाग। बहुत आसान। और हाँ, ये भी याद रखिएगा कि खूबसूरत शहर श्रीनगर इसी झेलम नदी के किनारे बसा है। इसी तरह शब्दों के पहले अक्षरों से भी हम चिनाब और रावी को याद रख सकते हैं। चिनाब हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रे से निकलती है। इसे चंद्रभागा भी कहते हैं, क्योंकि ये चंद्रा और भागा नाम की दो नदियों के मिलने से बनती है। तो च से चिनाब और च से ही चंद्रभागा। वहीं अगर रावी की बात करें तो वो रोहतांग दर्रे से निकलती है। र से रावी और र से रोहतांग। एकदम सिंपल। एक और कमाल की बात, पाकिस्तान का ऐतिहासिक शहर लाहौर इसी रावी नदी के तट पर है। अब दक्षिण की आखिरी दो नदियों को देखते हैं। व्यास नदी रोहतांग दर्रे से निकलती है। इसकी सबसे अलग बात यह है कि यह इकलौती ऐसी नदी है जिसका सफर पूरी तरह से भारत में ही शुरू होता है और भारत में ही सतलुज में मिलकर खत्म हो जाता है। दूसरी तरफ है सतलुज नदी, जो तिब्बत के राकसताल से निकलती है। हमारा मशहूर भाखड़ा बांध इसी नदी पर बना है। पंजाब में हरिके नाम की एक जगह है जहां सतलुज और व्यास आपस में मिलती हैं, और यहीं से जन्म होता है भारत की सबसे बड़ी नहर का, इंदिरा गांधी नहर। अब यहां एक बहुत ही बड़ा और दिलचस्प सवाल उठता है। जब 6 नदियों का इतना बड़ा नेटवर्क देशों के बॉर्डर पार करता है, तो दो देश इस पानी को आखिर बांटते कैसे हैं? क्योंकि पानी तो जीवन है और इसे लेकर अनबन होना बहुत स्वाभाविक सी बात है। और यही आता है हमारा तीसरा भाग, 1960 का ऐतिहासिक सिंधु जल समझौता। इस पेचीदा स्थिति को सुलझाने के लिए 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक बहुत ही अहम समझौता हुआ। इस पर हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खान ने साइन किए थे। सबसे जरूरी पॉइंट यह है कि इस समझौते ने नदियों को बिल्कुल साफ साफ बांट दिया। ऊपर की 3 नदियां सिंधु, झेलम और चिनाब का पानी पाकिस्तान को दिया गया, जबकि नीचे की 3 नदियां रावी, व्यास और सतलुज के पानी का अधिकार भारत को मिला। इसमें एक खास बात यह भी तय हुई कि भारत ऊपर की 3 नदियों का पानी रोक तो नहीं सकता, लेकिन उन पर बिजली बनाने के लिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स बिल्कुल लगा सकता है। यह बहुत ही स्पष्ट बंटवारा था। चलिए अब रुख करते हैं हमारे चौथे हिस्से का, ब्रह्मपुत्र का विस्तार, पूर्व की ओर यात्रा। अब हम पश्चिम से मुड़कर उपमहाद्वीप के पूर्वी हिस्से की तरफ चलते हैं। यहाँ नजारा बिल्कुल बदल जाता है और नदियां अपना थोड़ा रौद्र रूप दिखाती हैं। 2900 किलोमीटर, ये नंबर अपने आप में ब्रह्मपुत्र की ताकत बयां करता है। इस पूरी लंबाई में से 916 किलोमीटर ये भारत में बहती है और ये भारत की सबसे चौड़ी नदी है।
मानसरोवर के पास से निकलकर ये पहले तो पूर्व की ओर बहती है और फिर नामचा बरवा पर्वत से टकराकर एकदम तीखा यू टर्न लेती है और भारत में एंट्री मारती है। सच मानिए, भूगोल का ये यू टर्न प्रकृति का एक अद्भुत चमत्कार है। ब्रह्मपुत्र की एक बहुत ही फैसिनेटिंग बात यह है कि जैसे जैसे ये नदी बॉर्डर पार करती है, इसके नाम भी बदलते जाते हैं। तिब्बत में लोग इसे सांगपो कहते हैं। जब ये यू टर्न लेकर अरुणाचल प्रदेश में आती है तो इसका नाम दिहांग हो जाता है। फिर जब ये असम की घाटियों में पहुंचती है तब जाकर इसे हम ब्रह्मपुत्र कहते हैं। और आखिर में जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम बदलकर जमुना हो जाता है। अब आते हैं 5वें भाग पर, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां। ब्रह्मपुत्र अपने आप में इतनी विशाल इसलिए है क्योंकि रास्ते में बहुत सारी नदियां इसमें अपना पानी मिलाती हैं। भूगोल में हम इन्हें बहाव के दिशा के हिसाब से लेफ्ट बैंक और राइट बैंक नदियों में बांटते हैं। अब इसके लेफ्ट बैंक की नदियों को याद रखने का एक बहुत ही शानदार और मजेदार तरीका है। जरा कल्पना कीजिए, इतनी चौड़ी और तेज बहाव वाली नदी को देखकर किसी का भी दिल धक धक करने लगेगा, है ना। अब क्योंकि हमारा दिल बाईं ओर यानी लेफ्ट साइड होता है तो ये ट्रिक लेफ्ट साइड की नदियों के लिए है। दी से दिबांग, ल से लोहित, ध से धनसिरी और क से कोपिली। दिलधक, दिबांग, लोहित, धनसिरी, कोपिली, एकदम परफेक्ट ट्रिक। तो ये रही हमारी बाईं ओर की नदियां, दिबांग, लोहित, धनसिरी और कोपिली। इनमें से जो लोहित नदी है उसका एक बहुत ही खौफनाक लेकिन दिलचस्प नाम भी है। इसे खूनी नदी भी कहा जाता है। एग्जाम्स में अक्सर ये सवाल पूछ लिया जाता है, तो इस फैक्ट को तो बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा लीजिए। इसी तरह इसके दाएं तट यानी राइट बैंक पर मिलने वाली नदियां हैं तीस्ता, संकोश, मानस और सुबनसिरी। इनमें तीस्ता नदी की कहानी बहुत खास है। ये सिक्किम की चुलामू झील से निकलती है, जो कि भारत की सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित झील है। वहां से नीचे उतरकर ये आखिरकार विशाल ब्रह्मपुत्र में समा जाती है। और अब हमारा आखिरी 6वां भाग, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप। आप तो जानते ही हैं, नदियां सिर्फ पानी नहीं लाती, वो अपने साथ ढेर सारी मिट्टी और गाद भी बहाकर लाती हैं। और जब ब्रह्मपुत्र जैसी विशालकाय नदी ऐसा करती है तो वो सिर्फ घाटियां नहीं बनाती, वो पूरा का पूरा भूगोल बदल देती है। असम में ब्रह्मपुत्र के बिल्कुल बीचों बीच स्थित माजुली द्वीप इसका सबसे बड़ा सबूत है। ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। जरा इस बात की कल्पना कीजिए, एक नदी के बीच बना मिट्टी का एक टापू इतना विशाल है कि सरकार ने उसे एक पूरा का पूरा जिला ही घोषित कर दिया है। यह प्रकृति की ताकत का सच में एक अद्भुत नजारा है। तो देखिए, मानसरोवर के शांत पानी से लेकर अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के मुहाने तक सिंधु और ब्रह्मपुत्र की इन यात्राओं ने सिर्फ हमारे अतीत को ही आकार नहीं दिया है, बल्कि आज भी ये करोड़ों लोगों को सींच रही हैं। लेकिन जाते जाते मैं एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। जैसे जैसे ये दोनों जीवन रेखाएं नए परिदृश्यों को तराश रही हैं, बदलती जलवायु और हमारी बढ़ती जरूरतों के बीच इन नदियों का ये बहता पानी हमारे उपमहाद्वीप के भविष्य को आखिर कैसे परिभाषित करेगा? इस विचार के साथ आज की इस विस्तृत चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इस शानदार सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।